आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टाइटल है चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल, यानी हमारे आसपास होने वाले बदलाव, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों द्वारा बताए गए चेंजेस के बारे में बताया गया है कि बच्चे अपने आसपास होने वाले बदलावों के बारे में बोल रहे हैं। फर्स्ट स्टूडेंट कहता है कि मैंने आधे घंटे पहले यहाँ एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा था, अब वह पानी बन चुका है। जो बोतल ठंडे पानी से भरी थी, अब वह ठंडी नहीं रही। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो कल मैंने गुलाब के पौधे पर एक कली देखी थी, आज वह फूल बन गई है। आखिर में, कल मैंने केले पर कुछ ब्राउन स्पॉट्स देखे थे, लेकिन आज उन पर और भी ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स हैं और एक तेज़ स्मेल भी आ रही है। ये स्टूडेंट यहाँ पर कुछ चेंजेस या बदलाव के बारे में बता रहे हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि ये किस तरीके के बदलाव हैं? एक्टिविटी 5.1, आपने अपने आसपास कई तरह के चेंजेस देखे होंगे। उनमें से कुछ चेंजेस टेबल 5.1 में दिए गए हैं। ज़रा सोचिए और ऑब्जर्व करके टेबल को फिल करिए। फर्स्ट है मेल्टिंग आइस क्यूब, यानी बर्फ़ का पिघलना। तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना है। नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल, यानी सब्जी का काटना। यहाँ पर शेप चेंज हो रही है। बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर वाटर गैस में बदल रहा है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, यहाँ पर कॉर्न यानी मकई पॉपकॉर्न में बदल रहा है, यानी उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो रही है। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का शेप, यहाँ पर पेपर की जो शेप है वो बदल रही है। इसी तरीके से बाकी सभी एग्जाम्पल हैं। तो आपने देखा होगा कि ये चेंजेस साइज, शेप, स्मेल या किसी और प्रॉपर्टीज़ में हो सकते हैं। हम इन चेंजेस को अपनी सेंसेस जैसे देखना, स्मेल करना, छूना, सुनना और टेस्ट से फील कर सकते हैं। क्या हम इन चेंजेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम, यानी एक सब्सटेंस का अपीयरेंस बदल सकता है, वो दिखने में अलग हो सकता है लेकिन सब्सटेंस वही रहता है। इसके लिए एक्टिविटी करते हैं 5.2। लिखा है कि कुछ पेपर शीट्स लीजिए और उनको फोल्ड कर कर नया ऑब्जेक्ट बनाइए, जैसे फिगर 5.1 में दिखाया गया है। क्या जब आप इस ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड करते हो तो क्या आपको फिर से वही ओरिजिनल पेपर वापस मिलता है? तो जवाब है इसका, जब आप पेपर को फोल्ड करके कुछ बनाते हो और फिर उसे खोलते हो तो पेपर वही रहता है, सिर्फ उसकी शेप चेंज होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक बैलून लीजिए और उसमें हवा भरिए। अब उस बैलून का मुंह धीरे से छोड़िए ताकि हवा बाहर निकल जाए। क्या आपको फिर से वही बैलून वापस मिला जिसमें हवा नहीं थी? अब एक और बैलून लीजिए, उसमें हवा भरिए और उस बैलून के मुंह को टाइट पकड़िए और अब एक पिन लीजिए और उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए। पर ध्यान रखिए कि पिन का इस्तेमाल करते वक्त कोई नुकसान ना हो। तो क्या होता है जब आप उस बैलून में पिन लगाते हो? क्या आप उस बैलून को फिर से वापस पा सकते हो जो आपने पहले फुलाया था? पहले केस में तो जवाब है इसमें, पहले केस में हवा बाहर जाने के बाद बैलून वापस मिल जाता है, पर जब पिन से बैलून फट गया तो उसका शेप और मटेरियल दोनों ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर, एक छोटी सी चॉक का टुकड़ा लीजिए और उसका पाउडर बना दीजिए। क्या आप उस चॉक पाउडर से फिर से वही चॉक का टुकड़ा बना सकते हो? तो जवाब है, पाउडर से वापस ओरिजिनल चॉक बनाना मुश्किल है, पर सब्सटेंस चॉक ही रहता है। तो क्या ए बी सी में कोई सिमिलरिटी है? बिल्कुल, सभी केसेस में मटेरियल्स सेम रहता है, पेपर, रबर, बैलून, चॉक, बस उनकी अपीयरेंस यानी शेप साइज बदल जाती हैं। इन सभी चेंजेस के दौरान पेपर, बैलून का, रबर या चॉक, ये सभी मटेरियल सेम रहे, सिर्फ उनकी शेप या साइज चेंज हुए। आपको अपनी क्लास 6 की क्यूरियोसिटी साइंस बुक याद होगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पानी ये अलग अलग स्टेट में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में बर्फ़, लिक्विड में पानी और गैस में स्ट्रीम, और ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं।
इन सभी एग्जाम्पल में हमें अपीयरेंस में चेंज दिखता है पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे शेप, साइज या स्टेट बदलते हैं, ये चेंजेस होते हैं, तो उन्हें फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब चलिए एक अलग टाइप के चेंज के बारे में जानते हैं। अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस नॉट रिमेन द सेम। एक सब्सटेंस दिखने में चेंज हो सकता है और साथ ही वो सब्सटेंस खुद पहले जैसा नहीं रहता, यानी वह सब्सटेंस नए सब्सटेंस में बन जाता है। एक्टिविटी 5.3 में लिखा है कि 2 गिलास के टम्बलर या छोटी ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए, उसमें से एक पर ए और दूसरे पर बी लेबल लगाइए। टम्बलर यानी उस गिलास ए को एक 1/4 तक नॉर्मल टैप वाटर से भरिए। टम्बलर बी को 1/4 पार्ट उसका लाइम वाटर से भरिए। अब दोनों ग्लासेस में एक एक कर अलग अलग स्ट्रो का यूज़ करके अपनी सांस छोड़िए, सांस बाहर निकालिए एक पाइप के ज़रिए, और ध्यान से देखिए कि उनमें क्या बदलाव होता है। सावधानी बरतने वाली ये बात है कि स्ट्रो से पानी को सक मत करना, उसको चूसना मत, सिर्फ आपको हवा फूकनी है। तो क्या आपको कोई बदलाव इसमें नज़र आया? चलिए देखते हैं दोनों में क्या हुआ। टम्बलर ए यानी ग्लास ए में जब आप हवा फूकते हो तो सिर्फ बबल्स बनते हैं, पानी का अपीयरेंस या कलर सेम ही रहता है। लेकिन टम्बलर बी में जब आप हवा फूकते हो तो बबल्स के साथ लाइम वाटर का कलर मिल्की या क्लाउडी हो जाता है। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें तो गिलास के नीचे एक वाइट सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जो दिखता है कि कुछ नया सब्सटेंस बना है। ऐसी चेंजेस जिसमें एक या ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें केमिकल चेंजेस कहा जाता है। ये न्यू सब्सटेंस एक प्रोसेस से बनती हैं जिसे केमिकल रिएक्शन कहती हैं। इस एक्टिविटी में आप जो सांस छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करती है तो एक वाइट कलर का नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। इस वजह से बोतल के अंदर का लिक्विड मिल्की या क्लाउडी दिखने लगता है, साथ ही थोड़ा पानी भी बन जाता है। एक नया सब्सटेंस बनने का मतलब है कि ये एक केमिकल चेंज हुआ। ये चेंज एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ है जिसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके से: कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाती हैं। इसका मतलब यही है कि जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बना। जब लाइम वाटर मिल्की बन जाता है तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी कहते हैं। जब लाइम वाटर मिल्की बन जाता है तो इसे हम कार्बन डाई गैस का टेस्ट भी कह सकते हैं। तो अब हम एक और एक्टिविटी से इस टेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं किचन के कुछ सब्सटेंस के साथ। एक्टिविटी 5.4 लिखा है कि एक टेस्ट ट्यूब में 1 चम्मच विनेगर या लेमन जूस डालिए। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाइए। आपको क्या नज़र आता है? आप एक फिजिंग या बबलिंग साउंड सुनेंगे और बबल्स बनते देखेंगे। अब इस गैस को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखिए, नए लाइम वाटर के थ्रू पास कराइए, जैसे फिगर 5.3a में दिखाया गया है। अब आपको क्या देखने को मिला? लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। तो क्या आप बता सकती हैं कि विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने से कौन सी गैस बनती है? जवाब है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने से जो गैस बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इससे हम केमिकल इक्वेशन से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे विनेगर प्लस बेकिंग सोडा
का रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर सब्सटेंस बने। अब इस एक्टिविटी को सिर्फ बेकिंग सोडा और पानी के साथ करके देखिए, क्या बबल्स बनते हैं? सोचिए, क्या यह फिजिकल चेंज है या केमिकल? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। कुछ ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इसमें है रस्टिंग, जंग लगना, कि आयरन यानी लोहा के रस्ट होने पर, जंग लगने पर, जैसे कि आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाली चैप्टर में अभी पढ़ा था, एक नया ब्राउन रंग का सब्सटेंस बनता है जिसे रस्ट कहा जाता है, जंग कहा जाता है। इसलिए रस्टिंग एक केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, आयरन ऑक्साइड, जैसे कि फिगर 5.4 में दिखाया गया है। नेक्स्ट है कंबसन। चलिए याद करिए मैग्नीशियम रिबन को, जो जलाने जैसे चलिए याद करें मैग्नीशियम रिबन को जलाना, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या आप बता सकती हैं कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक केमिकल चेंज होता है। इस रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, साथ ही हीट और लाइट भी निकलती है। इस रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हीट बनती है और लाइट निकलती है। जिस केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे कंबसन कहते हैं। जो सब्सटेंस कंबसन करते हैं उन्हें कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, पेपर, कॉटन, केरोसिन, ये सभी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। ये आगे पढ़ते हैं 5.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट कि दो सेम साइज़ की कैंडल लीजिए, उन्हें अलग अलग पेट्री डिशेस में रखिए और दोनों को जलने दीजिए। उनमें से एक कैंडल को ग्लास के टम्बलर से ढक दीजिए। अब दोनों कैंडल्स के फ्लेम में क्या अंतर होता है? जो कैंडल आपने ऑब्जर्व करा होगा, जो कैंडल ओपन थी वो कंटिन्यूसली जल रही है, लेकिन जो कैंडल कवर थी वो कुछ देर में बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास से ढकी कैंडल को कंटिन्यूसली हवा नहीं मिलती, इसलिए उसका फ्लेम जल्दी बुझ जाता है। एयर का जो पार्ट कंबसन में मदद करता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। इसलिए ये भी पता चलता है कि ग्लास टम्बलर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। अब सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे टेस्ट करें? आप थोड़ा सा लाइम वाटर पेट्री डिश में डालकर टेस्ट कर सकते हो। आप देखोगे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वैक्स के कार्बन और हवा की ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है। सीधी बात, ऑक्सीजन कंबसन के लिए ज़रूरी होता है। सिंपल बात यही है कि कंबसन में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कंबसन नहीं हो सकता, मटेरियल्स नहीं जल सकते। नेक्स्ट है, अगर साइंस एंड सोसाइटी में लिखा है कि अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे बुझाने के बेस्ट तरीके क्या हैं? जवाब है, उस व्यक्ति के आसपास ब्लैंकेट या कपड़ा लपेट दीजिए। इससे एयर सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ध्यान रखने वाली बात है कि सिंथेटिक कपड़ा यूज़ मत कीजिए क्योंकि यह मेल्ट होकर स्किन से चिपक सकता है। फैसिनेटिंग फैक्ट में लिखा है कि नेचर के वंडर के बारे में आपने गार्डन या फील्ड में कुछ इंसेक्ट को लाइट निकलते हुए देखा होगा। जुगनू की बात हो रही है यहाँ पर। इन इंसेक्ट को फायरफ्लाइज कहते हैं और उनकी लाइट एक केमिकल चेंज की वजह से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइट बिना हीट के बनती है उसे हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस। अब आगे पढ़ते हैं, इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबसन? क्या सिर्फ
हवा की प्रेजेंस से ही कंबसन हो जाता है। हमने अभी तक पढ़ा कि कंबसन होने के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी जल सकने वाले जो सब्सटेंस हैं उनकी ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम ये भी जानते हैं कि पेपर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, लेकिन हम पेपर को हवा में लंबे समय तक रख सकते हैं, फिर भी उसमें आग नहीं लगती। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर और क्या चाहिए होता है कंबशन स्टार्ट होने के लिए। चलिए इस बारे में और जानते हैं। एक्टिविटी 5.6 लिखा है, एक पेपर को एक थोंग यानी चिमटी से पकड़िए और उसके पास एक लाइट मैच स्टिक जलती हुई माचिस लीजिए। पेपर तुरंत आग पकड़ लेता है। तो क्या इसका मतलब है कि बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा आग चाहिए? अब एक और पेपर का टुकड़ा लीजिए। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सन रेज को फोकस करके पेपर पर सबसे छोटे और ब्राइट स्पॉट बनाइए, जैसे 5.7 में दिखाया गया है। उस पॉइंट को पेपर पर कुछ देर तक बनाते रहिए। अब आपको क्या देखने को मिला? आप देखेंगे कि पेपर से धुआं निकलता है और फिर आग लग जाती है। तो ये पता चलता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस बिना डायरेक्टली आग लगाए भी जलाया जा सकता है। अब इस चेंज को कैसे समझें? सन रेज का फोकस करने से पेपर हीट होता है। पेपर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद पेपर इतना गर्म हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है। किसी सब्सटेंस का मिनिमम टेम्परेचर जिसमें उसमें आग लग जाए उसे हम कहते हैं इग्निशियस टेम्परेचर। किसी सब्सटेंस का मिनिमम टेम्परेचर जिससे उसमें आग लग जाए, उस मिनिमम टेम्परेचर जो उसमें आग लग जाए उसे हम इग्निशियस टेम्परेचर कहते हैं। जब हमने पहले मैच स्टिक यूज़ की थी तो उसका टेम्परेचर पेपर के इग्निशियस टेम्परेचर से ज़्यादा था, इसलिए पेपर तुरंत जल गया। तो हम कह सकते हैं कि कंबसन होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो द 3 रिक्वायरमेंट फॉर कंबसन के 3 रिक्वायरमेंट क्या हैं? अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक जलने वाला सब्सटेंस जिसे फ्यूल भी कहते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, हवा से मिलने वाला ऑक्सीजन। और लास्ट है हीट, जो फ्यूल को उसके इग्निशियस टेम्परेचर तक ले जाता है। उस टेम्परेचर पर आने के बाद वो इतना ज़्यादा हीट हो जाता है सब्सटेंस कि वो अपने आप जलने लगता है। ये तीनों एलिमेंट मिलके बनाते हैं फायर ट्रायंगल। इनमें से एक भी मिसिंग हो तो आग नहीं लगेगी। नेक्स्ट है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? क्या एक ही प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों देख सकते हैं? लिखा है कि जब एक कैंडल को जलाते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं, और आइए समझते हैं। एक्टिविटी 5.7 लिखा है कि फिगर 5.9 को देखिए। स्टूडेंट्स कैंडल के बर्न होने पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, सोचिए। स्टूडेंट ए सोचता है द वैक्स मेल्ट्स एंड एवोपोरेट। स्टूडेंट बी सोच रहा है आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। स्टूडेंट सी सोच रहा है मे बी द विक ड्रो अप बाय द लिक्विड वैक्स। स्टूडेंट डी का सोचना है वैक्स मेल्ट्स, फ्लोस एंड सोलिडिफाई इन डिफरेंट शेप्स। कैंडल की वैक्स पिघलती है, विक के थ्रू ऊपर जाती है और फ्लेम की हीट से एवापोरेट हो जाती है, भाप में बदल जाती है। वैक्स की वेपर्स जलती हैं और फ्लेम बनाती हैं। वैक्स के पिघलने यानी मेल्ट होने पर दोबारा जमाना, सोलिडिफिकेशन और इवापोरेट होना, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। वैक्स का पिघलना, दोबारा जमाना, उसको हम दोबारा जमा सकते हैं पिघलने के बाद, एवोपरेट होता है, ये सभी फिजिकल चेंजेस है। लेकिन वैक्स वेपर का जलना ये केमिकल चेंजेस होता है। इसका मतलब है कि कैंडल के जलना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों देख सकते हैं। आगे लिखा है नॉन अ साइंटिस्ट। इसमें लिखा है द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज़ लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियस फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फेराडे। जिस कैंडल को आपने देखा उसे कई साइंटिस्ट को क्यूरियस बनाया, जैसे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने साइंस के कई फील्ड में महान योगदान दिया है। 19वीं सेंचुरी में फेराडे ने एक लेक्चर सीरीज दी थी जिसका नाम था केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल।
उनका मानना था कि कैंडल साइंस सीखने के लिए एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैंडल के माध्यम से उन्होंने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के डिफरेंस समझे। अब आगे पढ़ते हैं, आर चेंजेस परमानेंट? क्या ये सभी चेंजेस जो होते हैं ये क्या परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए बदल जाते हैं? यानी क्या हम हर बदलाव को वापस पहले जैसा बना सकते हैं या नहीं? जब कोई चीज़ चेंज हो जाती है तो क्या हम उसे फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? एक्टिविटी 5.8 लिखा है कि अब तक हमने जितने भी चेंजेस के बारे में पढ़ा है उन सब पर एक बार फिर से सोचिए। कौन से चेंजेस में हम ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 5.2 में लिखिए। क्या चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है और किन को नहीं? मेल्टिंग आइस क्यूब, क्या इसको रिवर्स किया जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर बर्फ़ पिघल जाए तो उसको हम जमाकर फिर से बर्फ़ बना सकते हैं। नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल, अगर सब्जियों को काट दिया जाए तो दोबारा हम उसको फिर से वही सब्जी नहीं बना सकते। बॉइलिंग वाटर रिवर्सिबल है क्योंकि उबला हुआ पानी फिर से उसको ठंडा करके फिर से या फिर भाप को फिर से पानी में बदला जा सकता है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न को फिर से उसमें पॉपकॉर्न में बदलना, पॉपकॉर्न से फिर से कॉर्न में बदलना, जो कि रिवर्सिबल नहीं है। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल हैं। आगे लिखा है कि अगर हम चीज़ों को वापस उनके ओरिजिनल फॉर्म में ले आएँ तो यह रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो उसे दोबारा फ्रीज करके बर्फ़ बनाया जा सकता है। वैसे ही अगर पानी एवापोरेट हो जाए तो उसे कंडेंस करके वापस लिक्विड बना सकते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो वापस रिवर्स नहीं हो सकते क्योंकि उनका ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलता। जैसे कटी हुई सब्जी को आप उनके पहले वाले साइज़ या शेप में वापस नहीं बना सकते, और कॉर्न या पॉपकॉर्न बनाने के बाद आप उसे वापस कॉर्न या मकई में नहीं बदल सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास होने वाले चेंजेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल चेंज और एक होता है इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज वो होता है जिसे वापस बदला जा सकता है, और इरिवर्सिबल चेंज यानी जिसे वापस नहीं बदला जा सकता। आगे पूछा है, आर और चेंजेस डिज़ायरेबल? क्या सभी चेंजेस अच्छे होते हैं? जवाब है इसमें, हमारी डेली लाइफ में कई यूज़फुल चेंजेस होते हैं, जैसे दूध का दही बन जाना, फ्रूट का पकना, फ्रूट कटना और खाना बनाना। ये सभी डिज़ायरेबल चेंजेस हैं, यानी ये अच्छे और यूज़फुल बदलाव हैं। क्या आप अपने आसपास के कुछ और डिज़ायरेबल चेंजेस को एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे जवाब है जैसे रोटी बनाना, केक बेक करना, सीड का प्लांट बनाना, ये सभी डिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन कुछ चेंजेस अनडिज़ायरेबल होती हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना या फूड का ख़राब हो जाना। कुछ चेंजेस एक जगह पर बुरे होते हैं पर दूसरी जगह पर यूज़फुल भी हो सकते हैं, जैसे फूड का डिकम्पोज होना यानी गलना फूड को बेकार बनाता है, पर यही प्रोसेस कंपोस्ट यानी खाद बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। कुछ चेंजेस जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं उनको लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल है जैसे कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स में फ्यूल का ज़्यादा यूज़ होना से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। दीवारों, फर्नीचर या दरवाज़ों पर पेंट ड्राई होने पर कई सब्सटेंस हवा में एवोपरेट हो जाते हैं जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड करते हैं। आगे है सम स्लो नेचर चेंजेस, कुछ स्लो होने वाले प्राकृतिक बदलाव। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, पत्थरों का टूटना या बिखरना। क्या आपने कभी माउंटेन्स के बेस पर मिट्टी, रेत या पत्थरों के ढेर देखे हैं? जैसे फिगर 5.10 में दिखाया गया है। इन्हें सेडिमेंट्स कहा जाता है। ये कैसे बनती हैं? ये सेडिमेंट उन फिजिकल चेंजेस से बनती हैं जो बड़े पत्थरों के छोटे टुकड़ों में तोड़े जाने पर बनते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर का बदलना, पेड़ों की जड़ों का बदलना और पत्थरों के क्रैक्स में पानी जमा हो जाना, ये सभी मिलकर पत्थरों को तोड़ देते हैं।
पानी में मौजूद केमिकल पत्थरों के साथ रिएक्ट करके उनको कंपोजिशन में चेंज ला सकते हैं। ऐसे ही एक केमिकल चेंज 5.10b में दिखाया गया है। यहाँ एक ब्लैक कलर्ड रॉक जिसके नाम बेसाल्ट है, जिसमें आयरन होता है, वो केमिकल चेंज से रेड लेयर में बदल जाता है। ये रेड कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से बनता है। जब यह रॉक सरफेस लंबे समय तक पानी या वाटर वेपर वाली एयर के कांटेक्ट में आया, पत्थरों में होने वाली ये फिजिकल और केमिकल चेंज मिलकर वेदरिंग कहलाती हैं, जो आगे चलकर सोइल बनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इरोजन, मिट्टी या पत्थरों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्या आपने देखा है कि रिवर या लेक्स के बॉटम में फाइन सैंड जमा हो जाता है? ये सैंड, ये रेत तब बनता है जब रॉक्स, मिट्टी और सेडिमेंट्स को विंड या पानी जैसे प्राकृतिक चीज़ें किसी फोर्स से, मतलब ये तेज हवा या तेज बहाव वाला पानी बहाकर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इस प्रोसेस में जब ये रेत या छोटे छोटे पत्थरों के कण एक जगह से दूसरी जगह प्रकृति की वजह से पहुंच जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इरोजन। लैंडस्लाइड की टाइम होने वाले इरोजन एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नदियों के पत्थर और कंकर अक्सर स्मूथ लगते हैं क्योंकि फ्लोइंग वाटर उन्हें कंटिन्यूसली घिसता रहता है। इससे उनकी शेप बदल जाती है। जब पानी या हवा की स्पीड कम हो जाती है, जैसे ओशियन या लेक्स में, तो इरोजन के दौरान जो मटेरियल मूव हो रहा है वो नीचे सेटल हो जाता है। ये सेडिमेंट्स टाइम के साथ हार्ड हो जाती हैं और नया पत्थर बन जाता है। ये सब चेंजेस हज़ारों सालों में होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वापस रिवर्स नहीं हो सकते। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।